तो जो ये ट्राई करके आए हैं वो डिस्कस करते हैं अभी, है ना। तो क्या है जी, 13 है ना। सो सर इसमें का जो पहला क्वेश्चन है उसमें तो वही उसका पीडीएफ का यूज करके ही प्रूव करना है ना, जैसे नॉर्मल मेथड से। हाँ, मतलब ये तो ऐसे थ्योरम भी है एक, क्या नाम है उसका, तो वैसे रिजल्ट है, मतलब हाँ पीडीएफ से ही प्रूफ करना है। बाकी इस तरह क्वेश्चन तो आते नहीं है, इनइक्वालिटी वाला यूनिक नहीं होता, बट ये प्रूफ किया जा सकता है एमजीएफ टेक्निक से, या ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है हालांकि। ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर कुछ ऐसा है, लेकिन क्या है, किंचन ऐसा कुछ थ्योरम है ना, किरचॉफ्स थ्योरम इनइक्वालिटी ऐसा कुछ है। ये ना किरनॉफ इनइक्वालिटी, ये जो है ना, ये एक थ्योरम है, जो पहला आप बात करो, ये सर्च करो क्या है, किरनॉफ इनइक्वालिटी। ये आई गेस ऐसा होता है, x मोर देन इक्वल टू c इज लेस देन इक्वल टू e की पावर माइनस सी टी इंटू एम जी एफ, ऐसा कुछ है। देखो ये क्या है, किरनॉफ इनइक्वालिटी, वो पहला क्वेश्चन उस पे है, मतलब वो थ्योरम है जस्ट, तो आपको ये यूज करना है। ठीक है सर। मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। तो किरनॉफ बाउंड या इनइक्वालिटी, यही है, ठीक है। तो ये कहता है एक्स मोर देन इक्वल टू सी इज ई की पावर माइनस सी टू इंटू दिस, तो यही है। आप देखो, तो जो पहला क्वेश्चन, अगर आपको ये याद है, तो पहला क्वेश्चन में तो मुझे बता रखा है एक्स क्या है, नॉर्मल 0 1, और नॉर्मल 0 1 का एम जी एफ क्या होता है, तो ई की न्यूटी पावर, प्लस हाफ सिग्मा का केस है इरेज। है ना। तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ चेक करो क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें, तो ये क्या मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है, इस पर डिपेंड करेगा ना। ये मोर देन इक्वल टू है, तो दोनों माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो प्लस है। अच्छा कोई बात नहीं, प्लस वाले सर में एमजीएफ में माइनस नहीं होगा ना? एक बार म्यूटी प्लस हाफ यस सिग्मा सर। स्क्वायर टी स्क्वायर, अच्छा मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है हाँ। तो यहाँ से एक्स मोर देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू ई की पावर माइनस सी टी इंटू एम जी एफ, तो ये हो जाएगा ई की पावर हाफ टी स्क्वायर। तो इसको कंबाइन कर लो, तो कंबाइन कर लोगे तो यहाँ से प्रूफ हो गया ई की पावर माइनस सी टी प्लस। अब ये कैसे आया, तो फर्दर आप इस थ्योरम का प्रूफ देख सकते हो। केरनॉफ इनइक्वालिटी से मार्कोव इनइक्वालिटी है, जेनसेंस इनइक्वालिटी है, चेबीशेव इनइक्वालिटी, वैसे ये भी एक केरनॉफ इनइक्वालिटी है। सो इससे आ गया, तो ये पहले क्वेश्चन का इतना सॉल्यूशन है। माने प्रूव भी कर सकते हो, ये केरनॉफ इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट डायरेक्ट। सर ये प्रूफ ट्राई कर रहे थे पर बहुत लंबा जा रहा था इसका। हाँ जी, हाँ हाँ। और उसमें पता नहीं कैसे कैसे उसमें प्लस फिर माइनस ऐसे करना पड़ रहा था, फिर हो रहा था वो। वो तो ज़रूरत के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अभी क्या है 13, तो 13th में x1 x2 x3 be a random sample from normal theta 1 distribution where theta is an unknown parameter, then which of the following conditional expectation does not depend on theta। तो आपको पता है सफिशिएंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन, मैं बोलता हूँ t इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, डेफिनेशन क्या है, ऑफ थीटा मान लो अभी के लिए। तो इसका डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर।
देख के बताओ, याद नहीं है तो। बताओ भाई, डेफिनेशन देख के बताओ ना। क्लास नोट्स अगर लिखा होगा उसमें देख के बताओ, किताब है उससे देख के बताओ, गूगल करके बताओ, कहीं से भी देख के बताओ, चैट जीपीटी से बताओ, देख के बताओ डेफिनेशन क्या है। Statistics T is called sufficient statistic of family of distribution, uh, or sufficient for theta if and only if conditional distribution of random vector x bar given T does not depend on theta. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये जो x1 x2 xn है गिवन t डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। सो फर्दर लिखेंगे तो इसका मतलब ये भी होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn गिवन t डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। तो ये आपके लिए हिंट है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। डी हो जाएगा तो तो ये फिर नॉर्मल थीटा वन डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो नॉर्मल समेशन ऑफ थीटा एक्स आई सफिशिएंट हो जाएगा। थीटा वन में सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता समेशन ऑफ एक्स आई है ना। तो यहाँ रैंडम सैम्पल साइज 3 का है, तो x1 x2 x3 सफिशिएंट है, ये मुझे फैक्टराइजेशन थ्योरम से पता है। दिस इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, ये हो गया। तो ये जो t है ये आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, तो ये लगा लो डेफिनेशन। अब देख के बताओ। तो यहाँ ये गिवन है, ये है, कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं है, डेफिनेशन लगाना है। इसलिए इसलिए कहता हूँ 50 बार रिवाइज करो ताकि डेफिनेशन एकदम टिप पे रहे, पूछे तो आ जाए। एग्जाम में एक पड़ोसी से पूछोगे, पड़ोसी दूसरे सब्जेक्ट का होगा, वो बता भी नहीं पाएगा। अगर पूछ लिए तो ऐसे ही वो हो जाओगे, एलिमिनेट कर दिए जाओगे एग्जाम से, ये चीज़ है। तो इसलिए सारी चीज़ें रिवाइज करो कि सारे डेफिनेशन थ्योरम्स टिप पे रहे। इसमें क्या है जी, x1 नॉर्मल 2 1 है, x2 नॉर्मल -1 4 है, x3 नॉर्मल 0 1 है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। The probability that exactly two of these random variables are less than equal to 1। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हाँ ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है। तो मान लो E1 इवेंट है, x1 इज लेस देन 1 है ना। E2 इवेंट है, x2 लेस देन 1। ये सब ट्राई व्राई किया वैसे देख के छोड़ देते हो, ऐसे वैसे क्लास में भी करा रखा है। अगर आप नोट्स बनाए होते तो ये तब भी मैंने करा रखा है बैच में भी। E1 E2 E3 है ना। रिवीजन का ही फायदा है ना कि मान लो आप दूसरी तीसरी बार करोगे सब दिखेगा। सो x1 x2 x3 लेस देन 1, और आप अगर मुझसे 10 बार सॉल्व कराओगे तब भी आपको नहीं आएगा until you solve it yourself। तो यहां से क्या होगा,
अभी आप देखो E1 इसने कहा ना कि एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 रैंडम वेरिएबल्स आर लेस देन 1, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ 3, तो ये 3 इवेंट है। अब मैं बोलूं कि एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 इवेंट्स E1 E2 E3 ऑकर्स, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो मैं मैथमेटिकली इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, मतलब 3 इवेंट है मेरे पास E1 E2 E3। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 नॉट, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब ऐसे तीन पॉसिबल केस बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E2 नॉट, फिर ऐसे एक लास्ट वाला केस। हाँ, तो इसकी अब अलग अलग अब इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो जब आपको प्रोडक्ट में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट दे इसका रखा अलग है हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कर दीजिए इसको, और अब अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अब यहाँ E1 की प्रोबेबिलिटी निकालना है x1 लेस देन 1। अब ये नॉर्मल है, तो आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में ले आओ, z के टर्म में 5 में आंसर आ जाएगा, तो इसका भी 5 में आएगा। जो भी 5 के टर्म में वैल्यू होगी वो फर्स्ट पेज पे दी होगी पेपर में। ये है, चेक करो। ठीक है सर, हो जाएगा ये। तो इसमें ऐसे ही दूसरा और ऐसे ही तीसरा आ जाएगा। अभी गेट का वीडियो अभी अपलोड हो रहा है ना यूट्यूब पे, अभी अपलोड हो जाएगा। जैसे गेट का अभी अपलोड हो जाएगा आपका, एक यूट्यूब पे ऑलरेडी हम 50-60 वीडियो हम डाल रहे हैं, जिसमें 2019 से 25 तक या उससे पहले के भी सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे दोबारा। ऑलरेडी यूट्यूब पे सारे हैं, है ना, ऐप पे ऑर्गेनाइज नहीं होगा, यूट्यूब पे सारे हैं। आप गूगल करोगे सब मिल जाएगा आपको। गेट का सोल्यूशन गूगल करो, मैथ स्टैट्स के नाम से सब मिल जाएगा। सर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इस बार गेट में होगा क्या? सिलेबस में लिखा है? नहीं, फिलहाल तो नहीं लिखा है, पर क्वेश्चन नहीं होगा। वगैरह सिलेबस अपडेट होते रहते हैं तो नहीं होगा। सो 17 के बाद क्या है जी? 18 में क्या है? 18 तो आसान क्वेश्चन है, सब ट्राई नहीं करते क्या? डेफिनेशन नहीं पता है? अभी बेसिक रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है ये, मतलब डेफिनेशन जो लगा लेगा वो सॉल्व कर लेगा। क्या डाउट है भाई, पूछा क्या है हमसे, क्या क्या गिवन है यहाँ पे कि थीटा आपको दे रखा है यूनिफॉर्म 0 से 2 पाई है, ठीक है भाई। x है cos थीटा, y है sin थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोवेरिएंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन निकालने के लिए पहले मुझे कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, e ऑफ x इंटू वाई माइनस, है ना, इसलिए क्वेश्चन को टाइम दो, 2-3 तरीके से करने की कोशिश करो। ई एक्स वाई, अब ई एक्स वाई कहाँ से आएगा, तो इसको, है ना, और उसके लिए कोरिलेशन निकालना ना मुझे, कोरिलेशन के लिए कोवेरिएंस भी चाहिए। जैसे मुझे चाहिए कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई। सो ये सब चीज़ें आप फाइंड करो 1 by 1। तो जैसे कोवेरिएंस के लिए चाहिए तो ई, अब यहाँ से मुझे निकालना होगा ई एक्स वाई। एक्स क्या है कॉस थीटा, वाई क्या है साइन थीटा, और थीटा यहाँ खुद रैंडम वेरिएबल है। तो क्या हो गया ये, इंटीग्रेशन कॉस थीटा 1/2 पाई cos थीटा sin थीटा इंटू साइन थीटा पीडीएफ ऑफ थीटा, जो कि है थीटा का पीडीएफ कितना होगा 1/2 पाई
डी थीटा, तो ये हो गया ई एक्स वाई। अब मुझे चाहिए ई एक्स, तो एक्स मतलब क्या, कॉस थीटा। सो इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू पी डी एफ ऑफ थीटा डी थीटा, 0 से 2 पाई। सर हो जाएगा। अभी हम वो ट्रांसफॉर्मेशन का सोचने लगे थे, इसलिए फिर वो साइन और कॉस में इन्वर्स वैसा कुछ, तो इसलिए नहीं समझ। इसको लगाओ। ऐसे जो भी निकालना है 1 बाय 1 फाइंड करो, एंड देन यू फाइंड एवरीथिंग, जो भी चाहिए एक एक करके निकालो, पुट करो। सो अगला क्या है, 21। सर ये 20 का ऑप्शन डी एक बार देख लीजिए। z1 अपॉन z2 एंड z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इंडिपेंडेंट है। तो वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाला, लेकिन इंडिपेंडेंसी चेक करनी है ना। तो z1 अपॉन z2 और मॉड z1 अपॉन मॉड z2, क्या हम बोल सकते हैं z1 अपॉन z2 इंडिपेंडेंट है? x1 x2 IID नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, एंड z1 है x1 प्लस x2, z2 है x1 माइनस x2। देन which one of the following is not correct? तो नॉर्मल है ना, z1 भी नॉर्मल है, z2 भी नॉर्मल है, तो पहले डी ऑप्शन डिस्कस करना है। यस। वो सर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां से प्रूफ हो जाएगा आसानी से। हाँ हाँ हाँ, है ना, वो x1 x2 नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, एंड z1 आपके पास x1 प्लस x2 है, z2 आपके पास x1 माइनस x2 है ना। तो वैसे तो ठीक है ना। तो वैसे मान लो ये नॉर्मल 0,2 सिग्मा स्क्वायर, और ये सॉरी 0 0, हाँ 0,2 सिग्मा स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। अब z1 अपॉन z2 एंड z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर है यहाँ पे। तो सपोर्ट क्या है ऐसे z1 z2 का, इनडायरेक्टली आप सपोर्ट देखो, मान लो z1 एक्सिस है z2 एक्सिस है, तो इसका सपोर्ट रियल नंबर, ये पूरे r स्क्वायर आपका सपोर्ट है यहाँ पे, है ना, सपोर्ट यहाँ पूरा r स्क्वायर है। तो इस तरीके से होगा, तो पूरा r स्क्वायर सपोर्ट है। तो जैसे बता रहे थे ना कि जैसे है ना, इसमें रैंडम पॉइंट जो कोई भी होगा तो कैसा होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा z1 z2 काइंड का। तो जितने भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, xy को कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सो दैट कैन बी रिटन एज अ पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप z1 को रख लो, मान लो r cos थीटा, एंड z2 को रख लो r sin थीटा। तो यहाँ से क्या होगा अब, z1 बाई z2 tan थीटा आ जाएगा, और तो z1 अपॉन z2 आपका हो गया tan थीटा एग्जैक्टली, एंड z1 सर स्क्वायर हाँ r स्क्वायर कॉट थीटा से z1 हाँ कॉट थीटा, कोई बात नहीं, ठीक है, z2 अपॉन z1 कर दे, ठीक है, कॉट थीटा, एंड ये आपका हो गया r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर है और ये कॉट थीटा है। अब आप थीटा देखो, थीटा क्या होता है, सो अब r और थीटा इंडिपेंडेंट है, ये देख लो आप।
सो यहाँ पे r है 0 से इन्फिनिटी और थीटा है 0 से 2 पाई। तो r और थीटा में ऐसे कोई डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, है ना, ये फ्री है क्योंकि पूरा आर स्क्वायर सपोर्ट है। सो r अगर इंडिविजुअली इफ यू सी तो है ना, ये आर स्क्वायर है ना इसका, इसके लिए तो हो जाएगा। वैसे भी जो गामा वाला थ्योरम भी हम सोचना चाह रहे थे मैं शुरू में कि मैं स्क्वायर करता फिर इसको, है ना, कि ऐसा लिखता कि Z1 अपॉन Z2 एंड यहाँ Z1 स्क्वायर है, सर हालांकि यहाँ Z1 अपॉन Z2 तो स्टैंडर्ड कॉची बन जाएगा ना यहाँ पर। हाँ हाँ, ये कॉची बन जाएगा, ये काई स्क्वायर नहीं, काई स्क्वायर में हाँ कुछ ना कुछ नंबर के टर्म में आ जाएगा काई स्क्वायर में, तो ये गामा में चला जाएगा ना, काई स्क्वायर गामा, और ये गामा का रेशियो है, ये गामा का सम है, मतलब गामा का रेशियो तो नहीं है, ये कॉची है एक्चुअली, है ना। तो सर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल होता तब तो काई स्क्वायर में जाता, सेकेंड वाला Z1 स्क्वायर प्लस Z2 तो स्क्वायर। स्टेनोल बन जाएगा, उसमें क्या है, चेंज कर लो, उसमें कहाँ दिक्कत है। Z1 अपॉन नंबर ही तो है, 2√2 सिग्मा से डिवाइड कर दो, नॉर्मल 0 1 हो गया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो जितनी जरूरत है, बन जाएगा ना, सम नंबर टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। वो तो हम थोड़ा जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना हम कर देंगे, तो काई स्क्वायर तो बन ही जाएगा सम टाइम्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा √2 सिग्मा से डिवाइड करना मल्टीप्लाई, तो 2 सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर 2, ये हो जाएगा। लेकिन काई स्क्वायर तब बनेगा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट है ये, इंडिपेंडेंट तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि वेरिएंस दोनों का इक्वल है। तो ये काई स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड कॉची हो जाएगा। अच्छा, वो जो बसूस थ्योरम है, ये इंटरनेट का क्या इशू है। एक मिनट, ये ना इंटरनेट चला गया था, तो अभी आ गया कि नहीं, ये इंटरनेट का थोड़ा इशू है।
मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? नहीं? यस सर, बस स्क्रीन भी वो आ रहा है, ब्लर आ रहा है हाँ वो ब्लर आ रहा है क्योंकि अभी Yes, आवाज। sir. क्योंकि फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है ना, तो इसलिए वो वाईफाई पता नहीं क्या होता रहता है यहाँ पर, अक्सर जाता रहता है। तो ये फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा है, तो इसीलिए थोड़ा ब्लर आएगा। तो यहाँ पे ठीक है, इससे हो जाएगा पोलर फॉर्म वाले से कि आर और थीटा, आर यहाँ पे क्या है ना, 0 से इन्फिनिटी है, और थीटा जो है 0 से 2 नहीं, एक पाई पर है। ये भी लॉजिक लग जा रहा है, बासुस थ्योरम से भी हो जा रहा है। हाँ बासूस थ्योरम से Z1 भी। बाई Z2 जो है एंसिलरी है, और वो हाँ कंप्लीट सफिशिएंट है, हाँ, तो इंडिपेंडेंट हो वो भी एक जाएगा। तरीके से आप कर सकते हैं कि जैसे यहाँ Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें नंबर से, तो ये इसको आप एंसिलरी दिखा दो और ये कंप्लीट सफिशिएंट दिखा यस दो, सर। तब भी हो जाएगा कि Z1 Z2 यहाँ पे जो है ना Z1 कॉमा Z2 ये नॉर्मल 0 कॉमा 2 सिग्मा स्क्वायर है, तो आप ये दिखा दो कि ये कंप्लीट सफिशिएंट है, या इसका स्क्वायर नंबर थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा तो उससे भी हो जाएगा कि Z1 स्क्वायर कॉमा Z2 स्क्वायर ये √2 टाइम स्क्वायर करना पड़ेगा ना, हाँ, तो 2 सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ना इसको, हाँ, 2 सिग्मा स्क्वायर टाइम काई स्क्वायर 1, तो ये जो क्वांटिटी है ना ये है इसका सम जो होगा, काई स्क्वायर में गामा हो गया ना, गामा में भी सम ही होता है कभी कंप्लीट सफिशिएंट, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट हो जाएगा और ये एंसिलरी हो गया। तो बासूस थ्योरम से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि कंप्लीट सफिशिएंट है, हाँ, कि ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक ये कंप्लीट सफिशिएंट है। अब ये दिखाओ आप कंप्लीट सफिशिएंट, तो उससे हो जाएगा, मतलब Z1 इसको है ना, तो एंसिलरी और ये कंप्लीट सफिशिएंट, सो दे विल बी इंडिपेंडेंट बाय बासूस थ्योरम। देखो भाई, अंदर पोलर फॉर्म में आर और थीटा, यहाँ थीटा है यहाँ आर है, सो यहाँ कॉट थीटा यहाँ आर है नहीं, यहाँ सिर्फ है, तो इंडिपेंडेंट, या बासूस थ्योरम बेटर होगा, ये है। सो बासूस थ्योरम आप देख लेना, उससे हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर फिर से लिखो, तो लॉस हो गया, चैट डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो अगला क्वेश्चन बताओ। ये थोड़ा स्लो हो गया ना सिस्टम, तो अब इसमें क्या है भाई, ये तो यहाँ y01 है, y01 और x गिवन y, तो y जो हो गया वो यूनिफॉर्म 01 है, एंड x गिवन y ये जो होगा बाइनोमियल 6, y है, ठीक है, y यूनिफॉर्म 01 x गिवन y बाइनोमियल 6, y, तो प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस 1 इज एन इवन नंबर, तो पहले x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, उससे हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज एन इवन नंबर, तो वैसे सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, ठीक है ना, ये निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा PDF ऑफ y इंटू PMF ऑफ x गिवन, मतलब जस्ट लिख दे रहा हूँ ऐसे, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y dy 0 से 1, ये जो लाइन लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू A गिवन EI। अब यहाँ समेसन क्यों नहीं लगा, इंटीग्रेशन क्यों लगा, क्योंकि y यहाँ कॉन्टीन्यूअस है, तो कॉन्टीन्यूअस सेट पे
इंटीग्रेशन डिस्क्रीट सेट पे समेशन। सो ये है। अब इसको सॉल्व करके बताओ जरा क्या आएगा, सब पता है आपको। इवन नंबर दो तरीका भी है, एक तरीका ये है, तो ये आपको मैनुअली भी कर सकते हो, जनरल भी कर सकते हो। पुट करके देखो, जनरल हो जाए ठीक है तो मैनुअली कर लेंगे, क्योंकि हमें तो ये पूछा गया है। तो जैसे सपोर्ट एक्स का है यहाँ पे, ये दिख रहा है कि एक्स गिवन वाई। तो मेनली आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, यू नीड कि x प्लस वन इवन है, इसका मतलब क्या है, x ऑड है, राइट। सो x प्लस वन इवन बोलने का क्या मतलब है, x ऑड बोलना चाह रहा है कि x प्लस वन इज इवन नंबर, तो x इज ऑड नंबर, इसका मतलब यही है। x इज ऑड नंबर, तो निकालो। तो यहाँ x का सपोर्ट है बाइनोमियल 6y, तो वैसे x हो सकता है इन सर ऑल। ये हम्म, एक I think आया तो इंटीग्रल आगे कर पाओगे, छोड़ो ये, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट मेरे साइड से वीक है। सो x बराबर 1 निकालना है, x इज इक्वल टू 3 निकालना है, x इज इक्वल टू 5 निकालना है, यही तीन होगा क्योंकि x का सपोर्ट ये है। सो यू फाइंड दिस 3 एंड ऐड इट, ठीक है, और उसको आप ऐड कर लो।
एक मिनट, थोड़ा ना मेरा सिम भी है ना एयरटेल का है, वाईफाई भी एयरटेल का है, तो इस चक्कर में कुछ भी नहीं चल पा रहा है। एनीवे सो देखो ये आंसर निकला भाई, मतलब हो जाएगा ना, ये कर लोगे आगे। सर उसको 26 बीटा x प्लस 1, 7 माइनस x आया था। हाँ ठीक है, एक्स को पुट करो, एक बार 1 रखो, एक बार 3 रखो, एक बार 5 रखो, जो आंसर आए उसको ऐड कर लो, आंसर आ जाना चाहिए। अब ये तो कल ही कराया था, ये तो पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो, कितनी बार कराऊं, कल ही तो ये कराया था मैंने 2 दिन पहले। अब यही दिक्कत है ना, 4 बच्चे अलग अलग पूछते हैं। 25 का जब डिस्कशन हुआ था तब में उसमें भी कराए थे मैंने ये। तो इसमें क्या है, इसमें भी तो ऐसे ही है, ये जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, U1 U2 यूनिफॉर्म 0 1 है, ठीक है, इस तरह से है। सो अब मुझे अगर ये प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट कर देंगे, उसमें क्या है। सर यहाँ पर जो हम्म हमें डिपेंडेंट टू से डिपेंडेंट है या फिर यू वो रैंडम वेक्टर है। रैंडम वेरिएबल है एक्स, तो यहाँ हो जाएगा सिंपली फिर से समेसन, ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बाइनोमियल 2 है ना, तो जो x की वैल्यू है वो 0 1 2 हो सकती है, तो x बराबर 0 से 2 ये है। अब ये सम कर लो, हो गया, एक बार x को 0 रखो, फिर एक बार x को 1, फिर एक बार x को 2, ये निकालना है, इतना निकालने के लिए इतना करना है आपको। ठीक है सर। यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी सिंपल, बाद में जो आंसर आएगा 36 से मल्टीप्लाई करना। तो आगे क्या है यहाँ पे, ये भी आसान है, फॉर्मूला लगा लो, कहाँ दिक्कत है इसमें। ये भी मैं कराया था अभी कुछ दिन पहले भी, मतलब वही है, जो जैसे जब पूछ रहा है तो, क्योंकि ऐसे तो नहीं एक दिन सब ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैं बोलता हूँ 25 का पेपर डिस्कशन है, तो 10 दिन तो 25 का पेपर डिस्कशन हुआ है, लेकिन उसमें, लेकिन तुम आंकड़ी नहीं होगी, तुम्हारे बाद भी 10 लोग पूछेंगे ये क्वेश्चन, ये है। तो खोलो इस कोवेरियंस का डेफिनेशन खोलो, क्या दिक्कत है यहाँ से। तो हमें क्या चाहिए, कोवेरियंस बिटवीन x प्लस वाई कॉमा वाई क्यूब, तो इसको ब्रेक कर लो, कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा वाई क्यूब प्लस कोवेरियंस बिटवीन y कॉमा वाई क्यूब, तो ये कितना आएगा, फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ से इसको खोलेंगे तो e ऑफ x इंटू वाई क्यूब माइनस ई एक्स इंटू ई ऑफ वाई क्यूब। वैसे ये जो क्वेश्चन है इसका फोटो भेज देना ग्रुप में, कोई लिख के भेज देगा, अभी मैंने कराया था ऑलरेडी, या कोई भी करके भेज देगा। तो यहाँ से क्या है, पुट करो, अब कहाँ दिक्कत, किस टर्म में दिक्कत है ये बताओ,
यहाँ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि एक्स वाई बाई वेरिएट नॉर्मल है, म्यू वन म्यू टू सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर रो, ये है। कहाँ दिक्कत आएगी इसमें? एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 3,4 और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0,1। तो y का मीन 0 इसको है, इंटीग्रेट करके तो इसमें कौन सा सर टर्म मतलब इंटीग्रेट करके मेनली यहाँ दिक्कत आ सकती है, बाकी तो ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको ऐसा करो e ऑफ मतलब ऐसा कर लेना, तो ये y गिवन है, y क्यू बाहर आ जाएगा। अब ये निकाल सकते हो, ये निकाल के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो e ऑफ x गिवन y निकाल लो, यस सर वो निकल जाएगा कंडीशनल से। y के टर्म में आ जाएगा ये, फिर ये मल्टीप्लाई करके ये निकाल लो, एक एक टर्म पुट करो, देखो करके क्या आता है, नहीं तो फिर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यू आस्क अगेन, क्योंकि सॉल्व अभी नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं होगा ना, तभी सीखना तो पड़ेगा कैसे होगा। तो ये अप्रोच है, इसको कंटिन्यू करके देखो तो फिर पूछो, मैंने आएगा तभी जब आप खुद से ट्राई करो, मेरे बताने के बाद भी आप 2 4 10 बार सॉल्व करोगे तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी कि हो क्या रहा है। और बताओ और क्या था भाई इसका? ठीक है सर। सर बस ओके, तो ये तो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट वाला था ना, ठीक है भाई, कल का बता देना। तो ऐसे मैं कल से छुट्टी रहूँगा, मतलब कल तो क्लास होगी, परसों से 22 से लेकर 30 तक मैं छुट्टी पर रहूँगा, है ना। तो आराम से बैठ के सॉल्व करना, क्लास 1 जनवरी से होगी अराउंड, मतलब कल के बाद, कल क्लास होगी, कल के बाद सीधी क्लास 1 जनवरी को होगी।